राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग समीकरण का तीसरा वीडियो करेंगे। समीकरण कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक एक वीडियो में उतना ही रहना चाहिए था, तो इसलिए इसको 3 वीडियो तक हम लोग लेके गए। आज ये लास्ट वीडियो ही होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड मैं सवालों को इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूँ, जिससे कि अगर आपने वो सवाल लगा लिया तो आपको जो है वो टॉपिक समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो चलो अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने समीकरण में एक चर को कैसे एक चर वाले समीकरण को कैसे मतलब कैसे सॉल्व करते हैं उसको किया। फिर दो चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसको किया, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर आपको दो चर वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम जो शब्द वाले आपके सवाल आते हैं, अब हम उनको देखेंगे कि उनमें हम लोग कैसे समीकरण को बनाते हैं, फिर हम समीकरण का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखो, समीकरण का मान निकालना तो आप सीख गए, लेकिन अब हमें सीखना है कि हम समीकरण बनाते कैसे हैं। हमें कुछ ना कुछ इसमें जो है कंडीशन दी होगी सवालों में, ठीक है ना। हमें उन्हीं कंडीशन को सीधे 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 फॉलो करते जाना है, जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है, और हमारा एक समीकरण बन जाएगा, दो समीकरण बन जाएगा, जो भी जितने भी बनने रहेंगे, और फिर हम उनका समीकरण का इस्तेमाल करके जो भी हमारे चर होंगे, जितने भी चर हमने माने हैं, उन चर का जो है हम मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। उन चर का हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो देखो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग एवं अंतर क्रमशः 50 और 10 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, कितनी संख्या है बोलना है, दो संख्या बोलना है, ठीक है। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है। संख्या कुछ भी हो सकती है, एक दो तीन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करें, कहीं पे भी ऐसा बोला जाए कि दो संख्याओं का योग व एवं अंतर क्रमशः 50 और 10 है, मतलब कि कहीं पे भी आपको ऐसा बोला जाए कि ये व्यक्ति की उम्र इतनी है, ये व्यक्ति की आयु इतनी है, या ये संख्याओं का योग इतना है, या कुछ भी, तो वहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, आपको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आप वो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे दो संख्या बोलना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं पहली संख्या को मैं मान लूँगा x, और दूसरी संख्या को मैं मान लूँगा y, ठीक है। पहली संख्या को मैं मान लूँगा x, दूसरी संख्या को मैं मान लूँगा y। तो अब हम जैसे जैसे फिर कंडीशन दी है, तो अब हम इस x और y की मदद से हम समीकरण बना लेंगे, ठीक है। समीकरण बना लेंगे, समीकरण बनाने के बाद में उस समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमें x का मान पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा। x और y का मान पता चल जाएगा तो क्या होगा, हमें पहली संख्या पता चल जाएगी, हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। यही तो है, क्योंकि हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आपको। अब ये है कि मुझे ये कैसे पता चला कि जो है मुझे मानना क्या है। जो भी चीज़ आपसे पूछी हो आप उसको मान लो, ठीक है। जो भी चीज़ आपसे पूछी हो आप उसको मान लो। जैसे हमने आयु संबंधी में ढेर सारे सवाल किए थे, आयु संबंधी में ढेर सारे सवाल किए थे। जैसे एक माँ बेटा वाला किया था, ठीक है ना, माँ बेटा वाला किया था। तो उसमें बोल रहा था, कुछ भी कंडीशन हमको दी हुई थी, हमसे पूछ रहा था माँ की उम्र बताओ, बेटी की माँ की आयु बताओ, बेटी की आयु बताओ। तो आपने जो भी जिसकी भी आयु आपको पूछा है, तो आप माँ की आयु को मान लो x, और बेटी की आयु को मान लो y, ठीक है। आपको जो भी पूछा है आप बस उसको मान लो, ठीक है ना। आप उसको मान लो और फिर आप इसको सॉल्व करते जाओ। आपसे देखो तुरंत तुरंत जो है चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व करते जाओ, आपसे तुरंत तुरंत चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। जैसे जैसे तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना। हमसे यहाँ पे दो संख्या पूछी है तो हम यही मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या है अपनी x, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है y, ठीक है। हमने मान लिया पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y, ठीक है।
अच्छा, अब आगे की बात क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग एवं अंतर क्रमशः 50 और 10 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग हमको दिया हुआ है और दोनों संख्याओं के बीच का हमको अंतर दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है, दोनों संख्याओं का हमको योग दिया हुआ है और हमें दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमको दी हुई है। अरे पहली संख्या दूसरी संख्या का हमको योग दिया हुआ है जो है 50 और पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में हमको अंतर दिया जो कि है 10। अब हमें क्या करना है, दो समीकरण आ गए, क्योंकि हमने दो चर माने थे तो हमारे पास में दो समीकरण आ गए। अब जैसे ही अपने पास में दो समीकरण आ गए, हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमारा जो है एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, घटा दो या जोड़ दो, जो आपको मन करे। चलो घटा दो, ठीक है, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, घटा दिया, ये दोनों कट जाएंगे। गुणा कुछ नहीं करना है क्योंकि देखो दोनों क्या कहते हैं अपना जो समीकरण है उनमें देखो x का मान जो है वो बराबर है, y का मान भी बराबर है, तो आपको गुणा करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। जब बराबर बराबर है दोनों तो आप सीधे दोनों को घटा दो, बस हो जाएगा। तो ये y और प्लस y ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। और 50 में से 10 घटाओगे कितना हो जाएगा, 40। तो y का मान कितना आ गया, 20। y का मान 20 आ गया। अब इसको पहले वाले समीकरण में रख दो। पहला वाला समीकरण क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 30। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या को हमने माना था क्या, पहली संख्या को हमने माना था x जो कि है 30। और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या को हमने माना था y जो कि है 20। ठीक है, जो कि है अपनी 20। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, ये आपका जवाब आ गया, ये आपका जवाब आ गया। तो समीकरण को पूरा सिखाने का मेरा बस मकसद यही था कि जब आपके पास में शब्द रूप में सवाल आए तो आप उनमें से कैसे आप समीकरण पहले बनाते हैं और फिर समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। समीकरण को सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा दिया। अब शब्दों वालों में हमें बस इतना सीखना था कि समीकरण को हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, समीकरण बनाते कैसे हैं, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वाले वीडियो में। ठीक है ना, अब देखो इसमें मतलब यही था, मुझे ऐसा लगा कि जो है आयु संबंधी शायद आप लोगों को ना, जिनको समीकरण बिल्कुल भी नहीं आता, जिन्हें आता है तो वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो शायद से आयु संबंधी में फंस रहे हों, ठीक है, या फिर प्रतिशत में फंस रहे हों। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो ऐसे समीकरण बता देते हैं, तो जिनको नहीं आता है वो समीकरण देख लेंगे, फिर आयु संबंधी और प्रतिशत या और भी आगे के जितने आएंगे वो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 मकान किराए में, 3/10 खाने पर तथा 1/8 यात्रा पर खर्च करने के बाद 1400 रुपये बचाता है, तो वह खाने पर कितना खर्च करता है। ठीक है, तो वह खाने पर कितना खर्च करता है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप मैंने तो आपको पीछे बोला था, ठीक है ना, मैंने आपको पीछे बोला था कि जो है जो आपसे पूछा उसको मान लो, जो आपसे पूछा उसको आप मान लो। इसमें क्या पूछा, खाने पर खर्च कितना करता है, तो आप उसको मान लो और कर लो। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो शायद वैसे ना हो, ठीक है ना, वैसे आपको कठिनाई पड़े। तो आप क्या करो कि आपको इतना पता है ना कि जो भी उसका वेतन है, जो भी उसका वेतन है, उस वेतन का 3/10 गुना जो है उसका क्या किसके बराबर है, उसके खर्च के उसके जो है खाने के खर्च के बराबर है, उसके खाने के खर्च के बराबर है। यही तो सवाल में दिया है, 3/10, सॉरी 3/10 खाने के खर्च के बराबर है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, अगर हम वेतन को निकाल लें, अगर हम वेतन को निकाल लें तो हमारा खाने का खर्च भी आ जाएगा, अगर हम वेतन को निकाल लें तो हमारा खाने का खर्च भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले वेतन निकालेंगे, वेतन निकालने के बाद में फिर हम उसको 3/10 से गुणा कर देंगे, हमारा खाने का खर्च आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो मानने वाली बात है, ये जो मानने वाली बात है, एक तो वो वाला तो सीधे सीधे है ही, जैसे आयु संबंधी वगैरह में क्या है कि आप डायरेक्टली उसमें से निकाल सकते हो, क्या कहते हैं अपना मतलब कि डायरेक्टली उसमें पूछा है तो आप आयु को मान लो, आयु ही पूछी रहती किसी न किसी की, तो आप उसको मान लो और आप उसके जैसे आपको दिया वैसे समीकरण बनाते जाओ और उसको सॉल्व करके उसका मान निकाल लो। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी सवाल आ जाता है, ठीक है, तो वो आपको सवाल के करने के बाद में एक्सपीरियंस आएगा
कि भाई कैसे कैसे हमें किस किस को मानना है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है ना, कि आपको किस किस, मैं तो आपको 4 प्रकार के सवाल करा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन हमें एक प्रकार से मैथ को रटना थोड़ी ना है, हमें तो सीखना है कि कैसे होती है। तो मैं आपको बता तो दे रहा हूँ यहाँ पे कि कितना है, बट आपको इतने सवाल लगा लेने हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जैसे ही आप सवाल देखो तो वो आपको पढ़ने में समझ आने लगे कि अच्छा मुझे जो है इसको अगर मैं मानूंगा तो मेरा सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको इधर देखना है, बस आपको ऐसे देखना है, ठीक है, आपको ऐसे देखना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप सीख पाओगे जब जो है आप क्या कहते हैं अपना सवाल ढेर सारे लगाओगे, ठीक है ना। तो सवाल ढेर सारे लगा लेना यार, जो मैं शीट दूंगा उसको भी लगा लेना, और जो आपके पास में किताब होगी उसको भी लगा लेना, ये आपको बहुत मदद करेगी, ये आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे कि वेतन को मान लेंगे क्या, एक्स, कितना है वेतन उसका, एक्स रुपए है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लिया कि वेतन है उसका कितना, एक्स रुपए। तो क्या बोल रहा है, मकान पर वो कितना खर्चा करता है, मकान पर वो कितना खर्चा करता है, अपने वेतन का 2/5, ठीक है। फिर खाने में कितना खर्च करता है, खाने में कितना खर्च करता है, अपने वेतन का 3/10, ठीक है। और यात्रा पर कितना खर्च करता है, यात्रा पर कितना खर्च करता है, अपने वेतन का, अरे यार एक मिनट, अपने वेतन का 1/8, ठीक है। और फिर इतना खर्च करने के बाद में बचाता कितना है, बचाता है वो 1400 रुपये, कितना बचा लेता है, 1400 रुपये बचा लेता है, ठीक है। तो ये सब इनको अगर हम जोड़ दें, अरे भाई इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या ये वेतन के बराबर नहीं आ जाएगा, इनको सबको हम जोड़ दें तो क्या हमारा वेतन के बराबर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अरे भाई आपके पास में कुछ सैलरी आई, आपने उसमें से कुछ मकान में जो खर्च कर दिया, मान लो आपने 2,000 रुपये मकान में खर्च कर दिए, ठीक है। 3,000 रुपये आपने खाने में खर्च कर दिए, ठीक है। 1,000 रुपये आपने जो है यात्रा में खर्च कर दिया, और 1,400 रुपये आपने बचा लिए। तो आप इन सारे पैसों को आप जोड़ दोगे तो क्या आपका वेतन के बराबर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वही करना है, वही करना है अपने को, समझे, वही करना है, वही करेंगे, ठीक है, वही करेंगे। इनको सबको जोड़ देंगे तो क्या है भाई, ये 2/5x, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, या ऐसे लिखो, ठीक है, x वेतन बराबर हो जाएगा 2/5x, ठीक है, प्लस में 3x/10 प्लस में x/8 प्लस में 1400, ठीक है। ये सब किसके बराबर हो गए, इनको जोड़ दिया तो इनको किसके बराबर हो गए, वेतन के, जो भी हमने, जो कि हमने क्या माना था, एक्स माना था ना, वेतन को क्या माना था, एक्स ही तो माना था, यहाँ पे लिख लो वेतन, वेतन को क्या माना था हमने, एक्स माना था। अब क्या करो, पहले इनको सबको सॉल्व करके एक एक्स ले आओ, फिर उसको उठा के यहाँ ले आना, ठीक है ना। पहले इनको सबको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, पहले 2 को सॉल्व करो, 2 को सॉल्व करने के लिए लासपा लोगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस में x/8 प्लस में 1400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x/10, ये हो जाएगा x/8 प्लस में 1400। अब इन दोनों को भी जोड़ लो, इसका लासफा क्या आएगा, 10 और 8 का 5 4 5 2 5 1 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 40, ठीक है, हाँ 40। तो ये हो जाएगा x, इधर आ जाएगा लसपा 40, तो यहाँ आ जाएगा 28x, यहाँ आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा अपना कितना 1400, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा कितना 33x/40 प्लस में 1400। अब x में से 33x आप घटा दीजिए, इधर आ जाएगा 1400, x के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब क्या होगा इसका हर क्या होगा 1, आप लासपा लोगे 40, ये कितना आ जाएगा 40x, ये हो जाएगा 33x, ये हो जाएगा किसके 1400 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x/40, ये किसके बराबर हो जाएगा 1400 के, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा 1400 गुणे 40/7, ये हो जाएगा 200। तो उसका वेतन कितना आया, x का मान कितना आया
4 दूनी 8, 1 2 3, 3 शून्य, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, 8,000, ठीक है ना। तो उसका टोटल वेतन कितना है, उसका टोटल जो वेतन है वो कितना है, वेतन हमने क्या माना था, एक्स, और एक्स का मान कितना आया, 8,000, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था, खाने पर खर्च कितना करता है, कितना कर रहा था वो, खाने पर खर्च कितना कर रहा था वो, खाने पर खर्च कितना कर रहा था वो, एक्स का 3/10, ठीक है। एक्स का 3/10 मतलब कि एक्स का मान कितना है, 8,000, अपने वेतन का 3/10 माने एक्स का 3/10 माने 8,000 का 3/10। तो इसको कर दो, तो कितना खर्च कर रहा था, 2,400 रुपये, कितना खर्च कर रहा था अपने खाने पर वो, 2,400 रुपये खर्च कर रहा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपको मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है ना, सवालों से आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि मुझे क्या मानना है, किस चीज़ को मानना है, ठीक है ना। सीधे सीधे सवाल भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन कहीं पे ऐसा घुमा के दे दिया। आपको तो हर प्रकार के सवाल सीखने हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधे सीधे करा दूँ, तो वो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। एग्जाम में तो घुमावदार ज़्यादा आते हैं, तो अपने को हर प्रकार के सीखने, और ये घुमावदार सवाल तभी आप कर पाओगे जब आपने खूब सारी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है ना, खूब सारी प्रैक्टिस करी होगी। तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर एक और बात, अगर समीकरण के सवाल आपको हो सकता है किताब में अगर ना मिले, अगर जो आपकी जो प्रीवियस ईयर वाली किताब है उसमें ना मिले आपको, तो मुझे बता देना, मैं और दे दूँगा। मेरी ईमेल आईडी वगैरह है ना, ईमेल आईडी और फेसबुक और इंस्टा, ये सब मेरी जो आईडी रहती है, इस पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। अगर आपको सवाल कम लगे तो मैं इस पर जो है मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं और सवाल डाल दूंगा, अगर आपको इतने पर्याप्त नहीं पड़ते हैं तो, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है मांगोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बता दो। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, 16 पेन तथा 19 पेंसिलों का कुल मूल्य 134 रुपये है, जबकि 19 पेन और 16 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपये है। तो बताइए एक पेन का मूल्य कितना है, ठीक है, हमें एक पेन का मूल्य बताना है। ओके, अभी बता देंगे। अब देखो यहाँ पे भी जो है, अब क्या कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो एक चीज़ है, एक काम करो, इतना हम लोग समीकरण अभी पीछे करके आए ना, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और पहले खुद से सोचो कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो ट्राई भी करना, ठीक है, उसके बाद में फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, ओके। देखो, एक पेन का मूल्य पूछा, लेकिन बात यहाँ पे दो चीज़ों की हो रही है। पूछा तो पेन का मूल्य है, लेकिन यहाँ पे बात दो चीज़ों की हो रही है, तो हमें जितनी चीज़ों की बात हो रही है, हमें उतनी चीज़ों को यहाँ पे मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पेंसिल को भूल जाएंगे, पेंसिल को हम नहीं मानेंगे कुछ भी, तो जो है हमारा क्या होगा, ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि जो हमें कंडीशन दी हुई है वो दोनों चीज़ों को मिला के दी हुई है। अगर हमें सिर्फ पेन के हिसाब से कंडीशन दी होती, मान लो यहाँ पेंसिल ना होता, मान लो यहाँ पे पेंसिल ना होता, यहाँ पे पेंसिल ना होता, यहाँ पे पेंसिल ना होता, ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ पेन का दिया होता, तो हम सिर्फ पेन को मानते, पेन को मान के हम सीधे आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे जो है हमसे पेन पेन और पेंसिल दोनों का हमें दिया हुआ है, तो हमें कंडीशन के हिसाब से भी मानना रहता है, ठीक है ना, कि हमें किसको किसको मानना है, हमें एक को मानना है, हमें दो को मानना है, हमें तीन को मानना है। यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी है वो दोनों को मिला के दी हुई है, तो हमें दोनों को मानना पड़ेगा, हमें पेन को भी कुछ मानना पड़ेगा, हमें पेंसिल को भी कुछ मानना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि एक पेन का मूल्य कितना है, यहाँ पे मैं बोल देता कि एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, समझ रहे हो, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप तुरंत कि अच्छा पेन को मान लो x, इसको मान लो y, तुरंत हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आपके दिमाग में आएगी ना कि जो है वो जो भी पूछा है उसको मान लीजिए और आपका जो है सवाल सॉल्व होने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा, सवाल के हिसाब से आपको जो है मानना पड़ेगा कि आपको क्या मानना है, किसको किसको मानना है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, पेन को मान लो x, पेंसिल को मान लो y, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कंडीशन के हिसाब से देखो, अभी बनाते हैं हम लोग, है ना। कैसे कर लो, एक मिनट। क्या कह रहा है, हमने पेन को मान लिया x, पेंसिल को मान लिया y, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये कि 16 पेन और पेंसिलों का कुल मूल्य जो है 134 रुपये है, ठीक है। तो 16 पेन और 19 पेंसिलों का जो कुल मूल्य है वो कितना है, 134 रुपये है। और दूसरा क्या बोल रहा है, 19 पेन और 16 पेंसिलों का जो कुल मूल्य है वो है 146 रुपये, ठीक है। तो 16 पेन और 19 पेंसिलों का कुल मूल्य 134 रुपये है, और 19 पेन और 16 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपये है। हमें क्या निकालना है, एक्स का मान। मेनली हमसे पूछा है एक्स का मान, लेकिन हमें एक्स और वाई दोनों का मान निकालना होगा। अब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए तो मैंने आपको पीछे समीकरण सॉल्व करना सिखाया है, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। नहीं आता पिछले वाला वीडियो देख लो, नहीं आता पिछले वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो भाई साहब रुको, हाँ, तो अब इसमें कैसे निकालेंगे हम एक्स और वाई को। कोई किसी के टेबल में आ रहा है, मैंने सोचा चलो कि मैं एक्स को घटा दूंगा, ठीक है, वाई का मान निकाल लूंगा। लेकिन कैसे घटा लें, यहाँ पे एक्स अलग है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में एक्स अलग है। तो क्या करें फिर, अब क्या करें। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। अब 16 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, 16 के टेबल में 19 तो आता नहीं, तो ऐसा कभी कंडीशन हो जाता तो क्या करते थे, दोनों को गुणा करते थे ऐसे नंबरों से कि ताकि जो है ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 19 से गुणा कर दो और इसको 16 से गुणा कर दो। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आए, शायद मैं ये बात बताना भूल गया था, कभी भी ऐसा कंडीशन आए, ठीक है, कि मान लो कि एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, एक्स के बगल में एक बड़ा नंबर लिखा है और ऊपर वाले एक समीकरण में छोटा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस छोटे वाले नंबर के टेबल में अगर आप कोई भी नंबर गुणा करते हो तो वो बड़ा वाला नंबर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, दोनों समीकरणों को आपको गुणा करना पड़ता है। तो वो कौन सी संख्या से गुणा करना है उसकी एक ट्रिक है कि क्या क्या करो कि उल्टे उल्टे नंबर से गुणा कर देखो। जैसे यहाँ पे था 16x, तो आपने क्या किया, इसको 19 से गुणा कर दिया। नीचे क्या दिया था, 19x, तो आपने क्या किया, ऊपर वाले को 19 से गुणा कर दिया। और यहाँ पे दिया था क्या, 19x, तो आपने इसको गुणा कर दिया किससे, 16 से। जैसे आप करोगे ना तो ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 × 19 का जो भी आएगा वो होगा 1, और 19 × 16 ये दोनों बराबर ही तो होंगे। क्या होता है, 16 × 19 क्या होता है, 304, और ये भी 304 होगा। इनको दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो तो फट से देख के उल्टे उल्टे नंबर से गुणा कर देना समीकरण को, ठीक है। ऊपर वाले जो लिखा होगा उसको नीचे वाले से गुणा कर देना, या नीचे वाला लिखा होगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देना, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी एक और करवा दूंगा, चलो परेशान ना हो, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुणा करो जरा। भाई यार रुको, हाँ, इसको गुणा करो, क्या आ जाएगा, 16x 19y, ये गुणा होगा किससे, 19 से, ये हो जाएगा 134 × 19, ठीक है। ये होगा 16 से 19x प्लस में 16y, और ये हो जाएगा 146 × 16, ठीक है। अब ये क्या होगा, 19 × 16, जो भी गुणा करना है वो आपको अपने आप से करना है, ठीक है। मैं तो इसलिए कैलकुलेटर से करता हूँ क्योंकि
मैं गुणा करने पे आ गया ना इतने बड़ा बड़ा, तो फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो वैसे भी किसी को नहीं देखना रहता है, उसमें चाहे जितना भी आप अच्छे से बता लो, लेकिन पसंद लोगों को छोटे वीडियो ही आते हैं। ठीक है, उल्टा लंबे लंबे का मजाक उड़ाते हैं लोग, इतना लंबा लंबा बना रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए भाई मेरे तरफ से तो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी, नॉलेज में चाहे जितना भी लंबा हो जाए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वर्क में कटना रहता है ना, तो मैं वहाँ काट देता हूँ, वो सही रहता है। चलो करो, बता दो, इसको घटा दोगे हैं, ये हो जाएगा 361 में से 256 को आप काट दोगे, हो जाएगा 105 वाई, और ये हो जाएगा 2 5 4 6 में से 2 3 3 6 को आप घटा दोगे, ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो वाई हो जाएगा अपना 2, वाई का मान आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, अब आप ये पहली वाली में रख दो, पहली वाली ओरिजिनल थी, गुना करने से पहले 16x प्लस 19y कितना था, 134। हाँ, तो हमारा y का मान आ गया। ठीक है ना, y का मान आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि हम x का भी निकाल लेंगे। ठीक है, x का निकाल लेंगे तो x हो जाएगा 19 गुणे 2 कितना होगा, 38, तो 134, 16x हो जाएगा -38, 134 में से 38 आप भाग कर दोगे तो ये आएगा 96, और x आ जाएगा अपना 96/16 मतलब 6। तो x आ गया 6, y आ गया 2, मतलब एक पेन की कीमत कितनी है, 6 रुपये, और एक पेंसिल की कितनी है, 2 रुपये। ठीक है, यही तो था ना सवाल, एक पेन का निकालना था, x का मतलब एक पेन हो गया, एक पेन हो गया अपना। ठीक है, तो ये आपका जवाब आ गया, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, समझ गए। देखो सीधे सीधे सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, आपने एक प्रकार का कर लिया है। ठीक है ना, एक प्रकार का कर लिया, और दूसरा समीकरण के सवाल जो है ना इतना आसानी से, मतलब कि नो बनाने में भी थोड़ा सा वो लगता है, इसलिए मुझे तो आपको सिखाना है, तो मैंने सिखा दिया, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। और पीछे आप लोग आयु संबंधी वगैरह लगा के आए ही हो गए, उसमें मैंने और सवाल करवा रखे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कम सवाल ले रहा हूँ। मैं उधर आयु संबंधी में आपने किया, फिर अभी वो कौन सा हम लोग करके आए, प्रतिशत में किया है, ऐसे वाले सवाल हैं, फिर अपने लाभानी में भी ऐसे सवाल हैं, तो कई जगहों पे ऐसे सवाल दिए हुए हैं। सब जगह पे जब ऐसे सवाल हैं तो फिर हम तो जाए क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कम करवा के हम वीडियो को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए चलो अब अगले सवाल करें। चलो अगला सवाल करते हैं, इसके बाद में 4 5 6। चलो हाँ, देखो, किसी संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपये है, तो इस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य क्या है। किसी संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य जो है वो है 16,800 रुपये, तो इस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य क्या है। इसको तो आप पॉज करो और खुद से ट्राई करिए, तो मैं नहीं बताना, क्योंकि इसी से सिमिलर सवाल, मिलता जुलता सवाल मैं दूसरा करवा चुका हूँ, तो आप बताओ, इसको तो आप खुद से करो ट्राई पॉज करके। चलो आपने कर लिया होगा, क्या बोला है इसमें, किसी संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य क्या है, अभी पीछे किया ना पीछे, खाने पर कितना खर्च करता है, खाने का क्या था, 3/10, अपने वेतन का 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 3/7 भाग किसी संपत्ति का, तो हमें क्या निकालना है, हम संपत्ति का मूल्य निकाल लें, संपत्ति का मूल्य निकाल लें, उसका फिर 3/7 भाग निकाल लेंगे, आ जाएगा। अरे यार, संपत्ति का मूल्य निकाल लें, 3/7 भाग निकाल लें, आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो क्या बोला है। सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, कि संपत्ति का मूल्य, टोटल संपत्ति का मूल्य कितना है, x, इस संपत्ति का 4/5 भाग का मूल्य कितना है, 16,800 रुपये। समझे, इस संपत्ति का 4/5 भाग जो मूल्य है वो कितना है, 16,800 रुपये, माने 4x/5 इज इक्वल टू 16,800 रुपीज़। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 16,800 रुपीज़ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 4 जो 16 6 0 0 इतना हो गया। तो x का मान आ गया आपका 0 0 5 दूनी 10 और 21,000। ठीक है, तो x का मान आ गया कितना आपका 21,000 रुपये। x का मान आ गया कितना 21,000 रुपये। हमसे क्या पूछा है, अब इस संपत्ति का टोटल संपत्ति का 3/7 भाग पूछा है, 3/7 भाग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21,000 का 3/7 है ना, 3/7 3/7 है ना, 3/7। तो ये हो जाएगा 3,000 रुपये, तो माने 9,000 रुपये। ठीक है, तो संपत्ति का 3/7 भाग कितना हो गया 9,000 रुपये। आपका जवाब आ गया, ये आपका जवाब आ गया। जिसने इस सवाल को वीडियो पॉज करके किया था और जवाब सही आया है, सबसे पहले तो जिसने ट्राई किया, ठीक है, उसको उसके लिए तालियां, गिफ्ट कुछ नहीं दूंगा। और जिसने सवाल निकाल लिया उसके लिए डबल तालियां। ठीक है, बस यही मिल सकती है भाई। अपनी आपको औकात नहीं है अभी इस समय पैसा देने की तुम लोग को। अपने को नहीं गिफ्ट दे पाते भाई, हम लोग को का देंगे। चलो, हाँ, चैनल का मेरा कोई सब्सक्राइबर ही नहीं हो रहा है, तो बताओ पैसा कहाँ से आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। ठीक है, अरे वाह, ले लो। चलो ये भी पॉज करके ट्राई करो, ये मैं नहीं करवाने वाला। पॉज करो, ट्राई करो। ये तो पेंसिल और पेन की तरह हो गया, ये भी पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ये भी नहीं करवाऊंगा मैं। चलो, जिसका जो है वो कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ क्या बोला है। 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य कितना है 3500 रुपये, जबकि 2 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना है 4,000 रुपये। बताइए प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है। ये तो मुझे शीट में देना चाहिए था यार, ये मैंने यहाँ क्यों दे दिया। लेकिन चलो अब आ गया है तो कर लो, तो कहोगे कि जो है करवाता नहीं है कुछ। देखो मान लो कुर्सी x, मेज को y, तो कितनी कुर्सी है 3x, इसे आ जाएगा ना, आ जाएगा। चलो 3 कुर्सी, अरे 3 कुर्सियाँ और 2 मेज कितने टोटल हैं 3500 रुपये की। और 2 कुर्सियाँ और 3 मेज कितना है 4,000 रुपये। ठीक है, कितना है 4,000 रुपये। हमें ये निकालना है, उसके लिए x को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं x को गायब कर दूंगा। ठीक है, गायब करना है तो हमें क्या करना होगा, x को दोनों समीकरण में बराबर करना होगा। लेकिन यहाँ तो 3x, यहाँ 2x है, और 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अब हमको दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, कभी भी ऐसा आ जाए कि दोनों समीकरण को गुणा करना पड़े तो क्या करो, और जिस भी आपको चर को जो है बराबर बनाना है उसके उल्टे उल्टे नंबर से गुणा कर दो। क्या उल्टे उल्टे नंबर मतलब, देखो जैसे मैंने मान लिया कि मैं x को इसमें से काट दूंगा, मैं x को काट दूंगा, जिसको हमें काटना है, जिसको हमें बराबर बनाना, सॉरी काटने के लिए हमें बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि मैं x को बराबर बनाऊंगा, तो हमें जिसको बराबर बनाना है, तो पहले वाले समीकरण में हम लोग क्या गुणा करेंगे, जो दूसरे वाले समीकरण में x का दिया है, x के आगे लिखा है, x के आगे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो आप इसको 2 से गुणा कर दो, है जी। अच्छा, दूसरे वाले समीकरण को आप किससे गुणा करोगे, उस x के बगल वाले से जो कि पहले वाले समीकरण में लिखा है। पहले वाले समीकरण में x के बाएं हाथ पे क्या लिखा है 3, 3 से गुणा कर दो। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, 3500 गुणे 2 माने 6x 4y 7,000। ठीक है, और ये वाली हो जाएगी अपनी, इसको मान लो 1, इसको मान लो ये हो जाएगा है 4,000 ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है,
अब क्या करो, घटा दो। क्या करो, दोनों को घटा दो। तो पहला क्या है, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7,000, और ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, घटा दीजिए आप इन लोगों को, घटा दिया, ये हो जाएंगे, ये बचेंगे -5y, और ये बचेंगे कितना, -5,000। ठीक है, तो y अपना आ जाएगा 1000। ठीक है, y आ गया 1000। मेजी निकालनी थी, चलो कुर्सी भी निकाल लें, कुर्सी का निकालना ही नहीं। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3500। 3500 है ना, तो ये कितना था भाई, है जी, ये हो जाएगा 1500, तो x हो जाएगा 500। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 500। एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। ठीक है, चलो, जिन्होंने रोक के ट्राई किया उनके लिए और जवाब नहीं आया उनके लिए 1 ताली, जिन्होंने रोक के ट्राई किया और जवाब भी सही आ गया उनके लिए 2 ताली। ठीक है, चलो आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, मुझे 1 मिनट, मुझे भी पढ़ लेने दो। तो मासिक वेतन कितना है, एक बार पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, फिर बताता। थोड़ा सा घुमाव है लेकिन फिर भी कर सकते हो, अगर पीछे समझ में आए तो कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो, क्या बोला है, 4 आदमी और 2 औरतों का कुल मासिक वेतन कितना है, 46,000 रुपये। यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, प्रत्येक औरत को आदमी से प्रत्येक औरत को प्रत्येक आदमी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, यहाँ पे प्रत्येक नहीं है। ठीक है ना, यदि प्रत्येक औरत को, यानी कि एक औरत को एक आदमी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताइए हर एक औरत का मासिक वेतन कितना होगा, मतलब कि एक औरत का मासिक वेतन कितना होगा। आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। पहले मान लो क्या, इनको मान लो x, इनको मान लो y। ओके, ठीक है, इनको मान लिया x, इनको मान लिया y। अब देखो कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, 4 आदमी और 2 औरतों का मासिक वेतन कितना है, 46,000 रुपये। 4 आदमी और 2 औरतों का मासिक वेतन कितना है, 46,000 रुपये। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और नहीं समझ में आई होगी आप लोगों को, फिर तो कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि 4 पेंसिल, ठीक है, 2 सेब, 3 पेन, कहीं पे भी ऐसा लिखा है, तो आपने इनको जिस जिस चर से माना ना, मान लो पेंसिल को माना x, सेब को माना y, इसको माना z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 4x, ये हो जाएंगे 2y, और ये हो जाएंगे 3z। ठीक है, मतलब कि 4 गुणे x, 2 गुणे y, 3 गुणे z। अरे मेरे भाई, एक सेब को जो है आपने कुछ मान लिया, एक सेब आपको दिया है, मैंने आपसे बोला 2 सेब, मतलब एक सेब में 2 को गुणा कर दो, 2 सेब हो गए अपना। ठीक है, वही लॉजिक है यहाँ पे। अब इससे इससे आसान शब्दों में मेरे में नहीं समझा पाता भाई, मैं तेज आसान शब्दों में समझा पाऊंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ना, इतने आसान उसमें मैं पढ़ा पाऊंगा एकदम बच्चा बना के, इससे मेरे से इतना हो सकेगा भाई, मैंने इतना पढ़ा दिया। चलो, अगला क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन क्या दी, प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं। प्रत्येक औरत को, प्रत्येक औरत माने कि एक औरत को आदमी से 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप मैथ की भाषा में लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे ही तो लिखोगे, अगर आप मैथ की भाषा में लिखना चाहोगे इस लाइन को, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैथ की भाषा में आप इसको अगर यहाँ लिखना, ऐसे लिखना चाहोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका भाई, प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब क्या है इसका। ठीक है,
मान लो कि एक है मोनू है और एक है सोनू, ठीक है। मैंने बोला कि मोनू को सोनू से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मोनू को सोनू से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको सोनू की जो सैलरी है वो है कितनी, 300 रुपये। तो मैंने बोला आपसे कि मोनू को सोनू से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो आपने क्या किया, अच्छा 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो मतलब कि सोनू की तो यार 300 रुपये सैलरी है और मोनू को उससे 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मतलब 200 रुपये उसमें जोड़ दो। तो मोनू की सैलरी कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई। मोनू की सैलरी कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई। तो वही बोल रहा है कि यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब यही है कि जो आदमी का, एक आदमी का वेतन है, एक आदमी को की जो सैलरी है उसमें अगर हम 500 रुपये जोड़ देंगे तो हमारी एक जो औरत है उसका हमारा वेतन आ जाएगा। एक आदमी का जो वेतन है अगर उसमें हम 500 रुपये जोड़ देंगे तो हमारी एक औरत का वेतन आ जाएगा। वही तो बोला है, अधिक मिले मतलब कि जो एक आदमी को मिलना है उससे उसमें 500 रुपये को जोड़ दिया जाए। अब ये बोला, यही यहाँ पे बोल देता, चलो मैं आपको देता हूँ एक सवाल, ठीक है। यही यहाँ पे बोलता कि एक औरत को, जो एक औरत को वेतन मिलता है उसको प्रत्येक आदमी से 500 रुपये कम मिलते हैं, तो क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मान लो यहीं पे होता कि मोनू को सोनू से 300 रुपये कम मिलते हैं, 200 रुपये कम मिलते हैं, 200 रुपये कम मिलते हैं, तो क्या मतलब होता, मैंने आपको बता दिया कि सोनू को कितना मिलता है, सोनू को मिलता है 300 रुपये। अच्छा तो आप क्या करते हैं, अच्छा मोनू को सोनू से 200 रुपये कम मिलते हैं, मतलब कि सोनू को जो है अच्छा 300 रुपये मिलते हैं, तो अगर हम 200 रुपये उसमें से घटा दें तो मोनू की सैलरी हो जाएगी 100 रुपये। हाँ ठीक है, तो यही होगा, मतलब 300 में से 200 घटा देंगे तो 100 रुपये हो जाएगी मोनू की सैलरी। अरे यही तो करते, हमें पता नहीं है उसमें, तो हमने क्या किया, चर जो माने थे उन्हीं को हमने लिख के वहाँ पे हमने निकाल दिया जवाब, ठीक है। चलो समझ गए ये बात को, चलो समझ गए होगे भैया, समझ ही गए होगे, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं, चलो यहाँ जाते हैं। ठीक, ये दे दिया यहाँ पे, ओके। अच्छा हमको क्या दे दिया है, हमें यहाँ पे y का मान दे दिया है, हमें यहाँ पे y का मान दे दिया है किसके रूप में, x के रूप में, हमें यहाँ पे y का मान दे दिया किसके रूप में, x के रूप में। तो क्यों ना हम इस y को, या छोड़ो 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 वो तरीका भी बता दूंगा, चलो अभी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। आप क्या करो कि x को धर लिया, मैंने आपको बोला था चर एक तरफ ले आना, तो इसमें इसको एक तरफ लिया, ये किसके बराबर हो गया, 500 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अपने पास में दो कंडीशन, दो आ गई, एक आ गया 4x प्लस 2y, ये किसके बराबर है, 46,000 के, ठीक है। और एक अपने पास में माइनस एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर है, 500 के बराबर, सॉरी किसके बराबर है, 500 के बराबर है, ठीक है। चलो समझ गए। अच्छा अब क्या करें हम, अब हम क्या करें, हमें बराबर लेके आना है, हमें इनको हमें एक किसी को हटाना है, तो मैं बोल रहा हूँ चलो y को हटाते हैं। y को हटाने के लिए क्या करो, इसको 2 से गुणा कर दो, एक के टेबल में 2 तो आता है ना, बिल्कुल आता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, -x प्लस वाई में 2 का गुणा होगा और ये हो जाएगा 500 गुणे 2, ठीक है। ये हो जाएगी -2x प्लस 2y और ये हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और ये हो जाएगा 46,000 रुपये, ठीक है। और ये हो जाएगा -2x प्लस 2y, ये हो जाएगा किसके बराबर, 1000 रुपये के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो गया कैंसिल।
ये हो जाएगा 6x, ठीक है। और इसको आप जोड़ोगे, 1 मिनट, 46,000 ही था ना, रुको सर। हाँ, ये हो जाएगा कितना, 45। एक्स आ गया कितना, 7500, ठीक है। एक्स कितना आ गया अपना, 7500 आ गया। क्या निकालना था अपने को, औरत की, वाई थी ना औरत की, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें उठा के रख देंगे, ठीक है। वाई कितना था, एक्स प्लस 500, है ना, एक्स प्लस 500 ही तो था। एक्स कितना आया, 7500। एक्स आया अपना 7500, तो 7500, 500, तो वाई कितना आ गया, 8,000 रुपये, ठीक है। तो एक्स का मान आ गया अपना कितना, 7500, और वाई का मान आ गया 8,000 रुपये। मतलब एक आदमी का वेतन कितना है, 7500, और एक औरत का वेतन कितना है, 8,000 रुपये, ठीक है। समझ गए। तो देखो, ऐसे हम लोग समीकरण बनाते हैं, फिर हम जो है उसमें से चर का मान निकालते हैं, और फिर हमारा जो सवाल हो जाता है वो हो जाता है सॉल्व। अब इसी में आपको लाभ हानि भी दे देता है कि इतने प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है, इतने प्रतिशत उसको हानि हो रही है। ऐसे ही आपको अनुपात समानुपात भी दे देता है, समझ रहे हो। ऐसे ही में आपको क्या कहते हैं, आयु संबंधी भी दे देता है, समझ रहे। तो जो है इसलिए ऐसे ऐसे सवाल दे देता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 6 ही सवाल लगाए, क्योंकि पीछे हम लोग कई सारे सवाल करके आ चुके हैं। तो अगर आपको शायद, अगर किसी को ये समीकरण वाला नहीं आता, या फिर मैंने उसमें जितने भी मैंने अभी तक आपको टॉपिक कराए थे पहले, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत, आयु संबंधी, जो भी करवाया था, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी थी। बट अगर फिर भी आपको मान लो नहीं आता था समीकरण समझ में, तो अब आप ये तीनों समीकरण के वीडियो देख लोगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से समीकरण समझ में आ जाएगा। और आप अगर वो वाले भी आपको बड़े कायदे से समझ में आ जाएंगे। अब अगर आपको वो करोगे आप, तो आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। अगर थोड़ा बहुत फंस भी रहे होगे ना, तो अब नहीं फंसोगे आप, ठीक है ना। इसी वजह से फंस रहे होगे, और मुझे तो लगता है कि कुछ उसमें फंसने का कारण भी था, ठीक है। तो चलो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है ना। और अब जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट वगैरह हो, तुम ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी तीनों डिस्क्रिप्शन में पड़ी होंगी, उसमें मुझे मैसेज कर देना। जो मदद मेरे से हो सकेगी मैं आपकी कर दूंगा, ओके। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, अगले नए टॉपिक के साथ में। आपका समीकरण यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, शीट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उसको लगा लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।